Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करें। तो आज हम भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर उसका सबसे अंधकारमय दौर कहा जाता है। हमारे पास है एनसीईआरटी की कक्षा 12 की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति का छठा अध्याय, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर इतनी बड़ी जीत के बाद सिर्फ 3-4 साल में ऐसा क्या हो गया कि देश इमरजेंसी के कगार पर पहुंच गया। मतलब ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बिल्कुल चरम पर थी, लेकिन देश के अंदर एक बड़ा तूफान पनप पड़ा था। आर्थिक मुश्किलें थीं, छात्र आंदोलन थे और सरकार और न्यायपालिका का टकराव। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये अध्याय इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। अच्छा, ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरियों दोनों को एक साथ दिखाता है। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इमरजेंसी को जन्म दिया, इसके परिणाम क्या हुए और सबसे जरूरी, भारतीय लोकतंत्र ने इससे क्या सबक सीखे। चलिए फिर उसी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। 1971 की जीत तो शानदार की, पर उसके बाद देश की आर्थिक हालत वो सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई कारण थे जो एक साथ आ गए थे। सबसे पहले तो बांग्लादेश संकट को देखिए। लगभग 80 लाख शरणार्थी 80 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त बोझ पड़ा। फिर इसके ठीक बाद हमें पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ना पड़ा, और शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ। बिल्कुल। अमेरिका जो हमसे नाराज था, उसने भारत को मिलने वाली हर तरह की मदद बंद कर दी। और फिर आया 1973 का तेल का शौक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। की तरह ऊपर गई। 1973 में कीमतें 23% और 1974 में 30% तक बढ़ गईं। आप सोचिए, एक आम आदमी के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हो गया होगा। औद्योगिक विकास की दर गिर गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। हालात इतने खराब थे कि सरकार को खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन तक रोकने पड़े थे। तो जाहिर है पूरे देश में एक गहरे असंतोष का माहौल था। और इसी गुस्से को आवाज दी छात्र आंदोलनों ने, है ना, खासकर गुजरात और बिहार में। असली चुनौती वहीं से आई। जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों ने बढ़ती कीमतों, खाने के तेल की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अच्छा। जल्द ही इसमें विपक्षी दल भी शामिल हो गए और आंदोलन ने एक विकराल रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़े कि आखिर में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो गुजरात में सरकार को झुकना पड़ा। क्या यही पैटर्न हमें बिहार में भी देखने को मिला, या वहां कहानी कुछ अलग थी? बिहार में मामला और भी बड़ा हो गया। मार्च 1974 में छात्रों ने उन्हीं मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। क्या? उन्होंने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को इसका नेतृत्व करने के लिए बुलाया। जेपी उस समय सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, पर उनकी छवि एक बहुत ही ईमानदार और गांधीवादी नेता की थी। और जेपी मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी, है ना, कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। यहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये संपूर्ण क्रांति का असल मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ सरकार बदलने की बात थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। जेपी का मानना था कि भारत की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ सरकार बदलने से हल नहीं होंगी। सच्ची लोकशाही के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में एक बुनियादी बदलाव, एक टोटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार के इस्तीफे की मांग की और उनके आह्वान पर बंद, हड़तालें, घेराव, ये सब होने लगा। ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं रहा। ये इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय मंच बन गया था। बिल्कुल। तो एक तरफ सड़कों पर जेपी का आंदोलन सरकार पर दबाव बना रहा था, लेकिन एक लड़ाई और भी चल रही थी, और वो थी अदालतों में।
सरकार और न्यायपालिका के बीच क्या टकराव चल रहा था? ये टकराव काफी समय से पनप रहा था। सरकार का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट उसके प्रगतिशील और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों में बाधा डाल रहा है, जैसे भूमि सुधार या बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वहीं सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि सरकार संविधान के मूल ढांचे को ही बदलने की कोशिश कर रही है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा भी था कि संसद और ये तनाव तब अपने चरम पर पहुंच गया जब सरकार ने 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके जस्टिस A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला माना गया। और फिर आया वो दिन जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। 12 जून 1975, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल, वो फैसला समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर आया था, जो 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव हारे थे। अच्छा। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है। और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इन आरोपों को सही पाया और इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि देश की प्रधानमंत्री अब कानूनी तौर पर सांसद ही नहीं रहीं। ये तो एक राजनीतिक भूचाल जैसा रहा होगा। भूचाल ही था। इस फैसले का सीधा मतलब था कि वो अब सांसद नहीं थी और हमारे संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है। तो उनके सर पर एक तलवार लटक रही थी। हाँ। तो उनके पास अब रास्ते क्या बचे थे? रास्ते बहुत सीमित थे। हालांकि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर एक आंशिक रोक लगा दी। फैसला ये था कि वो सांसद तो बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में वोट नहीं दे सकती। अच्छा। तो पूरी राहत नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आधे अधूरे फैसले ने किसी भी पक्ष को पूरी राहत नहीं दी, बल्कि राजनीतिक टकराव की जमीन को और मजबूत कर दिया। तो एक तरफ जेपी का राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये आधा अधूरा स्टे। इंदिरा गांधी के लिए सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। पूरी तरह से। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। जेपी ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। नहीं माना होगा। सरकार ने इसे अपने खिलाफ एक खुली साजिश के तौर पर देखा। उनका मानना था कि यह आंदोलन अब लोकतांत्रिक सीमाओं को लांघ चुका है और इसका मकसद देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाना है। उन्हें लगा कि देश की एकता को खतरा है। हाँ, और इसी तर्क के आधार पर उसी रात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी। उसी रात? हाँ, आधी रात को यह फैसला लिया गया और अगली सुबह जब अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और बड़े विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुईं, तब देश को पता चला कि लोकतंत्र निलंबित हो चुका है। हाँ। तो इमरजेंसी लग तो गई, लेकिन जमीन पे इसका मतलब क्या था? एक आम नागरिक की जिंदगी रातों रात कैसे बदल गई? सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर। सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिसके तहत किसी को भी सिर्फ शक पर गिरफ्तार किया जा सकता था। हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। हाँ, और दूसरा बड़ा हमला हुआ प्रेस की आजादी पर, जिसे प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार के अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। एक पल के लिए सोचिए, आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल है कि सुबह आप अखबार उठाएं और उसमें सिर्फ वही खबरें हों जो सरकार चाहती है। बहुत घुटन भरा माहौल था। नागरिकों के पास सरकार के खिलाफ अदालत जाने का अधिकार भी छीन लिया गया था। मशहूर बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में, हैबियस कॉर्पस केस। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। इमरजेंसी को लेकर आज भी 2 अलग-अलग तर्क दिए जाते हैं। सरकार का पक्ष क्या था और आलोचकों का क्या कहना था? सरकार का मुख्य तर्क था स्थिरता का। उनका कहना था कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों को चुनी हुई सरकार को काम करने देना चाहिए। बार-बार के प्रदर्शन, हड़तालें, ये सब देश के विकास में बाधा डाल रहे थे। इंदिरा गांधी ने बाद में शाह कमीशन को लिखे पत्र में कहा था कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में बाधा डाल रही थीं और उसे गैर संवैधानिक तरीकों से हटाना चाहती थीं। और आलोचकों का क्या मानना था? क्या देश में सचमुच इतना बड़ा खतरा था कि इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया? आलोचक इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना था कि भारत में जन आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है।
और जेपी का आंदोलन ज्यादातर शांतिपूर्ण था। सही बात है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कोई मुकदमा नहीं चला। आलोचकों का मानना था कि असली खतरा देश को नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत सत्ता को था। इमरजेंसी अपनी कुर्सी बचाने का एक तरीका था। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इन ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया था। उस कमीशन में क्या बातें सामने आई? शाह कमीशन की रिपोर्ट में सत्ता के दुरुपयोग और अत्याचारों के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। इनमें हिरासत में टॉर्चर और मौतें, जैसे केरल के छात्र पी राजन का मामला। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। गरीबों का जबरन विस्थापन, जैसे दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में झुग्गियों को बेरहमी से तोड़ना, और संजय गांधी के नेतृत्व में चलाया गया जबरन नसबंदी का कार्यक्रम शामिल था। ये सब दिखाता है कि जब सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया निलंबित होती है तो क्या हो सकता है। तो इस पूरे अध्याय से, इस संकट से भारतीय लोकतंत्र ने आखिरकार क्या सबक सीखे? सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही था कि भारत से लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसकी जड़ें वो जितनी सोची गई थीं उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। जैसे ही 18 महीने बाद चुनाव का मौका मिला, लोगों ने अपने वोट की ताकत से तानाशाही को उखाड़ फेंका। इसने एक तरह का एंटीबॉडी बना दिया। अब कोई भी सरकार ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगी। और संविधान के स्तर पर भी तो कुछ बदलाव किए गए ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो सके। हाँ, ये दूसरा बड़ा सबक था। इमरजेंसी ने संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की खामियों को उजागर किया। इसलिए 44 संविधान संशोधन के जरिए कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब कोई भी सरकार सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के आधार पर इमरजेंसी नहीं लगा सकती जब तक कि देश के अंदर हथियारों के साथ विद्रोह ना हो जाए। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा बदलाव ये किया गया कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकते, बल्कि मंत्रिमंडल को लिखित में अपनी सलाह देनी होगी, ताकि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो। सही। तो 18 महीने की इमरजेंसी के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया। विपक्ष के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा? ये एक बहुत बड़ा दांव था। विपक्षी नेता अभी अभी जेल से बाहर आए थे, पार्टियां बिखरी हुई थीं और तैयारी के लिए समय बहुत कम था। लेकिन इस संकट ने विपक्ष को एकजुट कर दिया। हाँ। सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उन्होंने इस चुनाव को इमरजेंसी पर एक जनमत संग्रह बना दिया। उनका नारा था, लोकतंत्र बचाओ। और चुनाव के नतीजे तो किसी सुनामी से कम नहीं थे। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस केंद्र में चुनाव हारी। सिर्फ हारी नहीं, बुरी तरह हारी। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली, जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत मिला। उत्तर भारत में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीट हार गए थे। हाँ, इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत था। इसने दशकों से चले आ रहे कांग्रेस प्रणाली के दौर को खत्म कर दिया। कांग्रेस प्रणाली से आपका मतलब वो दौर जब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा हुआ करता था। उस एक पार्टी प्रभुत्व वाले सिस्टम को 1977 के नतीजों ने तोड़ दिया। एकदम सही। इसने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को मजबूती दी और ये साबित किया कि चुनावों में कांग्रेस को हराया जा सकता है। इसने पिछड़ी जातियों के नेताओं और पार्टियों के उभार के लिए भी जमीन तैयार की। तो 1977 का चुनाव भारतीय राजनीति में एक वाटरशेड मोमेंट था। तो आज हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के उस संकट को समझा जिसने भारतीय लोकतंत्र को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा में डाला। हमने देखा कि कैसे आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल बनाया और कैसे इमरजेंसी ने देश के शासन और नागरिकों के अधिकारों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र सिर्फ संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि लोकतांत्रिक भावना, नागरिक अधिकारों के प्रति सम्मान और नियमों के पालन पर भी निर्भर करता है। इमरजेंसी एक अध्याय था जिसने संविधान में जरूरी सुधारों को जन्म दिया ताकि भविष्य में शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग ना हो सके। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, आपातकाल के बाद लोकतंत्र तो बहाल हो गया और ज्यादा मजबूत होकर उभरा, लेकिन क्या संस्था आधारित लोकतंत्र यानी चुनाव और संसद और जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र यानी आंदोलन और प्रदर्शन के बीच का वो तनाव आज भी भारतीय राजनीति में किसी न किसी रूप में मौजूद है?
अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.